भारत का दूरसंचार कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पार्ट 3 टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक का पार्ट 95 ये इसका आखिरी पार्ट है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर कंप्यूटर और विविध से क्वेश्चन देखेंगे। दूरसंचार विभाग का मुख्य कार्य पूरे देश में दूरसंचार सेवाओं की योजना, इंजीनियरिंग, प्रबंध व अनुरक्षण करना है। विभाग द्वारा रेडियो दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कॉपरेशन करके फ्रीक्वेंसी नियंत्रण किया जाता है। देश में इंटरनेट सेवाएं दूरसंचार और विदेश संचार निगम लिमिटेड ने उपलब्ध कराई है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय पंजीकृत कंपनियों के लिए खुले तौर पर निम्नलिखित मूल्यवर्धित सेवाओं उपलब्ध कराने का काम सौंपने का फैसला किया। नंबर 1 रेडियो पेजिंग, दूसरा सेल्यूलर मोबाइल, तीसरा वॉयस मेल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक मेल, पांचवा ऑडियो टेक्स्ट सर्विस, 6 डायरेक्ट एक्सेस कॉर्ड डायलिंग। नंबर 7 बुलेटिन बोर्ड सर्विस। नंबर 8 केबीपीएस डाटा नेटवर्क। नंबर 9 इनसेट सैटेलाइट सिस्टम यूजिंग बीएसएटी। नंबर 10 वीडियो टैक्स सर्विसेज। नंबर 11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 12 क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन सर्विस। दूरसंचार के क्षेत्र में विकास कार्यों में शामिल संस्थाएं इस प्रकार है: टेलीमेटिक्स विकास केंद्र पुणे तथा तिरुवनंतपुरम स्थित इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान तथा विकास केंद्र ERDC है। विदेश समाचार निगम लिमिटेड उपग्रह के जरिए सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों को भारत से अन्य देशों को प्रसारित करने एवं उनके अभिग्रहण तथा संचालन का कार्य करता है। इस दूरदर्शन कार्यक्रमों को विदेश संचार निगम लिमिटेड के मुंबई तथा नई दिल्ली गेटवेज में स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शन केंद्रों द्वारा प्रसारित किया जाता है। एशिया विजन, बिजनेस आदि जैसे नियमित प्रसारणों अभिग्रहण के अतिरिक्त दूरदर्शन के अधिकांश प्रसारणों में खेलकूद, समाचार और विशेष घटनाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। इंटेलनेट एक वीसेट सेवा है जो इंटेलसेट नेटवर्क पर उपलब्ध है। एनमारसेट पोत आधारित भू-सचल और वैमानिकी टर्मिनलों की व्यवस्था करने वाली एक सार्वभौमिक सचल उपग्रह प्रणाली है। इंटरनेट वर्तमान युग दूरसंचार सूचना क्रांति युग का है। यह फैक्स, सेल्यूलर, मोबाइल टेलीफोन, रेडियो पेजिंग आदि मार्गों से गुजरता हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल के उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर गया है। सूचना क्रांति के बढ़ने से एक नए आंतरिक परिकल्पना की गई जिसे साइबर स्पेस कहा गया है। इसमें कंप्यूटर सूचनाएं व उनका आदान प्रदान भरा होता है। साइबर स्पेस को अधिकांशतः सूचना राजपथ के नाम से पुकारा जाता है। सूचना राजपथ या इलेक्ट्रॉनिक मेल के वर्तमान में विभिन्न प्रकार के घटक हैं, जिनमें प्रमुख है इंटरनेट, एंडोनेट, सरनेट, निकनेट, आरनेट व सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आदि। फैक्स का स्थान भी ईमेल लेता जा रहा है। ईमेल इंटरनेट तकनीकी का व्यापक उपयोग ईमेल के रूप में होता है। कंप्यूटर पर संदेश कार्य इसके द्वारा ही होता है। ईमेल प्रणाली का तात्पर्य है कंप्यूटर से कंप्यूटर तक की बातचीत। ईमेल पहले से प्राप्त टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही संचालित हो जाती है। इसकी इंटरनेट प्रणाली संचार क्रांति की नवीनतम प्रणाली है, जिसका अर्थ है ए विंडो टू ग्लोबल इंटरनेशनल सुपर हाईवे, अर्थात संसार की सूचनाओं का भारी भंडार, जिसके जरिए संसार के किसी भी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जानकारी कंप्यूटर के बटन दबाकर मॉनिटर पर घर बैठे हासिल की जा सकती है। यह संसार की सबसे बड़ी और सक्षम सूचना प्रणाली है, जिसमें संसार के कंप्यूटर परस्पर सूचनाओं का हस्तांतरण कर रहे हैं। इंटरनेट सभी प्रकार के शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं मनोरंजक उपयोगों के प्रयोग में लाया जा रहा है। यह व्यवस्था तीव्र होने के साथ ही फैक्स की तुलना में सस्ती है।
फैक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैक्स द्वारा जेरॉक्स कॉपी दूरगामी से भेजा जा सकता है। फैक्स का पूरा नाम है फरावे जेरॉक्स। इंटरनेट प्रणाली इंटरनेट या सूचना राजपथ ऑप्टिकल फाइबर तारों से जुड़े कंप्यूटर का एक व्यापक नेटवर्क है। इसमें सूचनाओं, ध्वनियों, चित्रों एवं आवाजों आदि को प्रकाश गति से भेजना संभव है। इंटरनेट प्रणाली की कार्य पद्धति काफी आसान है। यदि आपके पास अपना कंप्यूटर है तो आप उसे टेलीफोन लाइन से जोड़कर ऐसी सूचनाओं प्राप्त करने के लिए डायल कीजिए और कुछ ही समय के बाद आपके मॉनिटर पर ऐसी सूचना या जानकारी संबंध उत्तर आ जाएगा। इस प्रणाली में कंप्यूटर का एक जाल है। यहाँ जोड़ने का कार्य जब टेलीफोन लाइन के बजाय आम तारों के द्वारा किया जाता है तो यह पद्धति नेटवर्किंग कहलाती है। कंप्यूटर एवं टेलीफोन आपस में मॉडेम कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन के मैग्नेटिक सिग्नल तथा मैग्नेटिक को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। इस विधि में जोड़ा गया कंप्यूटर जब किसी दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करता है तो वह संदेश या सूचना को मुख्य कंप्यूटर में भेजता है। तदुपरांत मुख्य कंप्यूटर उस सूचनाओं को प्राप्त करने वाले कंप्यूटर के मेल बॉक्स में प्रेषित कर देता है और वहां तब तक पड़ी रहती है जब तक प्राप्त करने वाले कंप्यूटर उसे प्राप्त न कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में पत्र पेटी की तरह लॉकिंग सिस्टम को उसका पता होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के पते में कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता का नाम एवं नेटवर्क नाम शामिल होता है। यह व्यवस्था तभी सफल होती है जब दोनों कंप्यूटर एक ही इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा से जुड़े हो। इंटरनेट के उपयोग इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के माध्यम तेज गति से आंकड़े का संप्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक अखबार पढ़ना, विश्व के किसी भी व्यक्ति से बात करना, शेयर बाजारों पर नजर रखना, देश विदेश के पुस्तकालयों से संपर्क रखना, वीडियो कैसेट देखना और सुनना, मित्रों से सलाह मशवरा करना, अपना विचार धारा को विश्व के सामने रखना तथा विभिन्न पत्रिकाओं का अध्ययन करना संभव है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा कंप्यूटर पर आधारित स्टोर एंड फॉरवर्ड संदेश प्रणाली है जिसमें प्रेषक और प्रेषित दोनों रूप में एक साथ उपस्थित रहने की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मेल अधिक से अधिक लोकप्रिय होती जा रही है क्योंकि यह कंप्यूटर आधारित है और इसमें डाटा संग्रहित, पुनः प्राप्ति और संकलन करने की सुविधा है। इसके अलावा इसके द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक डाटा भेजना सरल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रयोग न केवल संदेश आदान प्रदान करना है बल्कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सॉफ्टवेयर सुधार, स्टोर एंड फॉरवर्ड, फैक्स जैसे अनुप्रयोगों तक भी विस्तृत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के अन्य सेवाएं। नंबर 1, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मेल की अनेक सेवाएं उपलब्ध है जिसमें सरकारी व गैर सरकारी दोनों तरह की सेवाएं हैं। सरकारी सेवाएं भी विभिन्न प्रकार की पुशनेट प्रणाली के एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग का स्थान है जिसमें लोग कंप्यूटर के द्वारा आपस में मिलते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आज भी इंटरनेट केंद्रों में पुशनेट है। पुशनेट से आप अपना संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेज सकते हैं या भेजा जा सकता है। नंबर 2, ईमेल सूचना राजपथ की अनरेस्ट सेवा भी काफी महत्वपूर्ण है। अनरेस्ट अर्थात एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इसे किया है। दूरसंचार की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जिसे दूरसंचार नेटवर्क को कंप्यूटर से जोड़कर पत्र, चित्र आदि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। इंटरनेट एक सरकारी सेवा है। नेशनल ऑटोमेटिक सेंटर नेटवर्क यानी निकनेट प्रणाली उपग्रहों पर आधारित डाटा नेटवर्क है। यह प्रणाली भारत की राजधानी दिल्ली को देश के प्रमुख जनपदीय मुख्यालयों से जोड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल की एक प्रणाली को इंटरनेट कहा जाता है। इस प्रणाली को
MC लिमिटेड ने तैयार किया। इंटरनेट प्रणाली देश के विभिन्न भागों में स्थित है, उन्हें विभिन्न कार्यालयों को आपस में जोड़ती है। डिक्सन ग्रुप के लिए भी एक प्रणाली है। इस समय दुनिया में लगभग 5000 समाचार ग्रुप जो अलग अलग भाषाओं में विभिन्न विषयों में जानकारी देते हैं। इस समाचार ग्रुप प्रणाली को यूजनेट कहा जाता है। यूजनेट प्रणाली कुछ नेटवर्क पर कॉन्फ्रेंस फोरम या बुलेटिन बोर्ड्स कहा जाता है, जहां सेवा के लिए एक मोडेम एवं एक टेलीफोन की आवश्यकता होती है। यूजनेट के लिए वैसे इंटरनेट जरूरी नहीं है, लेकिन बिना इंटरनेट की सहायता के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ईमेल या टेलनेट प्रणाली। ईमेल एक टेलनेट प्रणाली है। टेलनेट के विशाल डेटाबेस की सहायता से आप नई खोज कर सकते हैं। इस प्रणाली के तहत आप कंप्यूटर से लॉग इन होकर उस कंप्यूटर से कीबोर्ड को आसानी से देख सकते हैं। यही नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से अनेक उपयोगी सूचनाओं को भी इससे प्राप्त की जा सकती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क में एकत्र सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर में एकत्र की जा सकती है। मार्कनेट एक कंप्यूटरकृत बाजार सूचना प्रणाली है। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में प्रचलित भाव को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए एक हेड कंप्यूटर में भर लिया जाता है। विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त मूल्य सूचकांकों के आधार पर यह हेड कंप्यूटर एकीकृत मूल प्रखंडों में लगी टीवी स्क्रीन पर तथा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों के माध्यम से किसानों तक पहुंचा दिया जाता है। नंबर 8, ईमेल की अर्नेट प्रणाली। ईमेल की अर्नेट प्रणाली द्वारा एक नई प्रणाली का प्रचलन किया गया है, जिसका संक्षिप्त रूप सरनेट है। इसका तात्पर्य साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क है। इस नेटवर्क प्रणाली से अनेक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जुड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर सूचना राजपथ का एक घटक है। इसके आने से सूचनाओं को ढूंढने में जो परेशानी होती थी, अब नहीं होती। सॉफ्टवेयर में आर्ची, बोरोनिका, गोफर एंड WAIS प्रमुख है। इनमें आर्ची सॉफ्टवेयर से फाइल ढूंढी जा सकती है। बोरोनिका सॉफ्टवेयर फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में जमा करता है। गोफर सॉफ्टवेयर की मदद से मांगी गई जानकारी कंप्यूटर मॉनिटर पर आ जाती है। WAIS उन सूचनाओं में जो आपको चाहिए वह आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। वर्ल्ड वाइड वेब का इंटरनेट प्रणाली में विशेष योगदान है। यह शब्दों, चित्रों, आवाजों की सहायता से व्यक्ति, संस्था एवं विषय की सूचना देने वाले तथा इस श्रृंखला के सभी कंप्यूटर का एक संग्रह है। इसके लिए मोजाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ज्यादा प्रचलित है। सेलुलर टेलीफोन ऐसा चलता फिरता है टेलीफोन है जिसके सहारे किसी भी समय पर कहीं से भी बातचीत की जा सकती है। इसका अल्प समय में बहुत तेजी से विकास होता जा रहा है। सेलुलर टेलीफोन को डायरेक्टरी में शामिल करना आसान आवश्यक नहीं है, जिसके चलते गोपनीयता सुरक्षित रहती है। साथ ही 24 घंटे संचार के किसी भी भाग से संचार विभाग की सहायता से संपर्क किया जा सकता है। सेलुलर टेलीफोन की कार्य प्रणाली। सेलुलर टेलीफोन तार रहित टेलीफोन सेवा है जो ग्राहकों को चलते फिरते टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहर को छोटे छोटे भागों या सेल में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक सेल का अपना अपना रेडियो बेस स्टेशन होता है। सेलुलर हैंडसेट का ग्राहक जब फोन डायल करता है या पर संदेश प्राप्त करता है तो उसका संपर्क अपने बेस रेडियो स्टेशन से होता है, जो कॉल को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। सेलुलर टेलीफोन उसके रास्ते को उसके अनुसार बदलता रहता है। ऐसे दो बेस स्टेशनों को सेल्यूलर टेलीफोन के बीच सिग्नल का लगातार आदान प्रदान होने और संबंधित बेस स्टेशन तक उसके सिग्नल का ट्रांसफर होने से संभव हो पाता है। सिग्नल का ट्रांसफर या हैंड्स ऑफ सेल
के जंक्शन पर तेजी से होता है कि ग्राहक को उसका पता ही नहीं चलता। रेडियो पेजिंग सेवा। रेडियो पेजिंग दूरसंचार की एक आधुनिक तकनीकी है जिसके द्वारा किसी पेजर धावक से किसी भी समय, चाहे वह पेजिंग सेवा के दायरे में किसी स्थान पर क्यों न हो, संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए पेजर कंपनी को टेलीफोन पर संदेश देना होता है। रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश को प्रसारित करती है, जिससे पेजर के लिए वह संदेश होता है। उसी पेजर में हल्की पीची की ध्वनि आने लगती है, जिसे पेजर धारक को पता चल जाता है कि पेजर का बटन ऑन करके स्क्रीन पर संदेश पढ़े जा सकते हैं। जबकि अल्फा न्यूमेरिक पेजर संख्याओं के साथ साथ शब्दों में व्यक्त संदेश भी ग्रहण करता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बढ़ते चरण। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक भारतीय उद्योग का सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होने वाला क्षेत्र है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के सॉफ्टवेयर क्षेत्र में देश की शक्ति अच्छी तरह स्वीकृत है। अगले 10 वर्षों के अंदर भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शक्ति बनाने तथा विश्व में सबसे बड़ा निर्माता एवं निर्यातकर्ता बनाने के प्रयोजन से सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। नंबर 3, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली में नई VLSI संरचना सुविधा विकसित कर ली गई है। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर समूचे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को पूरी तरह लाइसेंस मुक्त कर दिया है। नंबर 5, उच्च कार्य निष्पादन कंप्यूटर प्रणाली सीडीएक ने एक बृहत समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित 100 गीगाफ्लॉप्स की उच्चतम अभिकलन क्षमता वाले कंप्यूटर का निर्माण किया है, जिसकी संरचना 1 टेराफ्लॉप बढ़ाई जा सकती है। नंबर 6, शिक्षण एवं प्रशिक्षण नेटवर्क वर्ष 1990 से भारतीय शैक्षिक एवं अनुसंधान समुदाय की नेटवर्क सेवा प्रदान कर रही है। इसे अब एक नया स्वतः निकाय बना दिया गया है। नंबर 7, सरकार ने मुंबई, कांडला और पाटला, चेन्नई, कोच्चि, नोएडा एवं विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात संवर्धन क्षेत्र मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए है। नंबर 8, सरकार ने दूरसंचार सेवाओं को मूल संरचनात्मक सुविधा के रूप में घोषित किया है। इस सेवाओं से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। नंबर 9, जनवरी 1998 ईस्वी में अर्नेस्ट इंडिया नामक एक स्वतंत्र संस्था बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र में तकनीकी संचार की मूलभूत सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो विश्व में किसी भी स्थान पर हो रहे कार्य के अनुरूप हो। इलेक्ट्रॉनिक अखबार इसमें कागज छपाई आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बस स्क्रीन किया और सामने अखबार हाजिर। पाठकों के लिए शीघ्र ही ऐसा अखबार आने वाला है जिसका वजन 1 किलोग्राम से कम होगा और मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी। यह एक साधारण कागज की तरह होगा और स्क्रीन पर आते ही अखबार का पहला पन्ना हाजिर। स्क्रीन को बार बार स्पर्श करने पर और पन्ने खुलते जाएंगे। भारत में साइबर स्पेस की आई-नेट सुविधा। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आई-नेट सेवा के उपभोक्ताओं को 18 अप्रैल 1996 ईस्वी से साइबर स्पेस की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इन उपभोक्ताओं को BSNL की गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस के माध्यम से साइबर स्पेस से जोड़ा गया है। यह सेवा शुरू करने के लिए BSNL ने दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता को रिमोट इंटरनेट एक्सेस कोड से जोड़ा है।
साइबर स्कूल इंटेल कॉरपोरेशन ने 1996 ईस्वी में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में आम लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम साइबर स्कूल रखा गया। देश में यह अपनी तरह का पहला कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम है। साइबर स्कूल मल्टीमीडिया प्रयोगशाला, इंटरनेट से जुड़ा होने के साथ साथ CD-ROM टाइटलों से लेस पेंटिंग से परिपूर्ण है। भारत का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन अप्रैल 1996 के प्रथम सप्ताह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक ने 7.5 टन वाले क्रायोजेनिक इंजन का डिजाइन किया है। अब भारत ने खुद यह तकनीकी बना ली तब इसके साथ और दो कंपनियां जुड़ गई है। 7.5 टन वजन वाले इंजन के सहारे 2000 से 2500 किलोग्राम वाले इनसेट श्रेणी के उपग्रहों को मनचाही कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर भाभा अनुसंधान क्षेत्र के वैज्ञानिकों के दल ने समानांतर प्रोसेसिंग तकनीकी के आधार पर एक सुपर कंप्यूटर का विकास किया है, जो विकसित देशों में उपलब्ध प्रणालियों पर आधारित है। इसके अलावा भाभा अनुसंधान केंद्र के पास एक सुपर कंप्यूटर अनुपम 32P है, जिसे स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है। नया पॉम टॉप कंप्यूटर को अधिक सूक्ष्म बनाने के लिए दिल्ली स्थित एक कंप्यूटर कंपनी ने पॉम टॉप अर्थात हथेली पर रखे जाने योग्य कंप्यूटर का निर्माण किया है। इस कंप्यूटर का निर्माण कर इंजीनियरों ने औद्योगिक एवं कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग विकसित किए हैं। इस कंप्यूटर का वजन 550 ग्राम है। इसकी विशेषता है कि यह चलते हुए आंकड़ों एकत्र करता है और शीघ्रता ही प्रोसेसिंग करता है। इसे धूल, मिट्टी और नमी से हानि नहीं होती। मूल रूप से 3 मेगाबिट की मेमोरी के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसे सेंडस HHT 712 में भी कहा जाता है। के कंप्यूटर 8.3 पेंटाफ्लॉप्स सेकंड प्रति सेकंड 8.3 पेंटाफ्लॉप्स प्रति सेकंड की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाले इस कंप्यूटर का विकास जापान ने किया है। विंडोज 98 यह एक नवीनतम कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसको अमेरिका की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के आ जाने से कंप्यूटर पर काम करना काफी सरल हो गया है। इसमें कई नवीनतम संशोधन किए गए हैं, जिसमें केवल माउस से क्लिक करके कंप्यूटर प्रोग्राम को आरंभ करना, एक उपयोगी यंत्र के रूप में इस्तेमाल करना तथा 250 अक्षरों तक फाइल नेम रखना आदि प्रमुख है। सागा 220 यह भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, जिसे इसरो ने विकसित किया है। इसे 2 मई 2011 ईस्वी को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। कंपनियां और मुख्यालय डेल अमेरिका की कंपनी है। राउंड रॉक इसका मुख्यालय है। वॉलमार्ट भी अमेरिका की कंपनी है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, इसका मुख्यालय इस्पू है। फिलिप्स ये नीदरलैंड की कंपनी है और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है। लेनोवो यह चीन की कंपनी है, बीजिंग इसका मुख्यालय है। सोनी जापान की कंपनी है, मिनेटो इसका मुख्यालय है। तोशिबा जापान की कंपनी है, मिनाटो इसका मुख्यालय है। पैनासोनिक भी जापान की कंपनी है, काडोमा इसका मुख्यालय है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, सियोल इसका मुख्यालय है। मित्सुबिशी ये जापान की कंपनी है, टोक्यो इसका मुख्यालय है। हिटाची टोक्यो के चियोडा में इसका मुख्यालय, ये भी जापान की कंपनी है हिटाची। IBM अमेरिका की कंपनी है, आर्मांक इसका मुख्यालय है। एडोब सिस्टम अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय है। वोडाफोन लंदन की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम में। इंटेल अमेरिका की कंपनी है, सेंटा क्लारा इसका मुख्यालय है।
एसर इंक ताइवान की कंपनी है। न्यू ताइपाई इसका मुख्यालय है। हेवलेट पेकर्क ये अमेरिका की कंपनी है। पालो आल्टो इसका मुख्यालय है। फूजी फिल्म जापान की कंपनी है। टोक्यो मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है। रेडमंड में मुख्यालय है। एप्पल इंक भी अमेरिका की कंपनी है। कुपरटिनो में मुख्यालय है। कैनन इंक जापान की कंपनी है। ओताकू इसका मुख्यालय है। कोडक अमेरिका की कंपनी है। रोचेस्टर में इसका मुख्यालय है। गूगल अमेरिका की कंपनी है। माउंटेन व्यू इसका मुख्यालय है। याहू भी अमेरिका की कंपनी है। सन्नी बेल इसका मुख्यालय है। विविध तत्व क्रोनोग्राफ यह अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाले उपकरण है। इसकी मदद से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है। सूर्य में उठने वाले तूफानों को कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। रेवा यह भारत के प्रथम बैटरी से चलने वाली द्रुत गति की कार है। अपरूपांतरण इस प्रक्रिया द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन की सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। साइबरनेटिक्स विज्ञान की यह एक आधुनिकतम शाखा है जिसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 1949 ईस्वी में इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम नॉर्विस्ट बीनर ने की थी। यह मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है। पॉलीग्राफ यह मनुष्य के झूठ को पकड़ने वाली मशीन है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो भी कुछ होता है उसका असर भौतिक गतिविधियों पर निश्चित ही पड़ता है। यह मशीन मानव शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। आईसी चिप्स यह चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है जिसका निर्माण जे.एस. किल्वी ने 1958 में किया था। हाइब्रिडोमा ये इस तकनीकी का विकास डॉक्टर मिलस्टोन कोसलर एवं जर्मे द्वारा 1975 ईस्वी में किया गया। कॉलोनी प्रतिरक्षों के वाणिज्यिक उत्पादन में यह तकनीकी अत्यंत उपयोगी है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापना 1942 का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 19 दिसंबर 1945 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। एडमिरल गोरसोकोव नामक विमान वाहक पोत को भारत ने रूस से खरीदा है जिसे विराट नामक विमान वाहक पोत के स्थान ग्रहण किया है। हिंद महासागर में यह आधुनिक पोत भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 1953 ईस्वी में हुआ था। प्रखनली शिशु की उत्पत्ति में निषेचन पहले प्रखनली के अंदर होता है, फिर भ्रूण को माता के गर्भ में डाला जाता है। होलोग्राफी तकनीकी के तहत लेजर किरणों के द्वारा फोटोग्राफी की जाती है जिससे किसी भी वस्तु को चित्र त्रिआयामी हो जाती है। वस्तुतः यह किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वितरित करने की तकनीकी है। रीएजेंट इस रसायन के प्रयोग से दूध में हुई मिलावट मालूम की जाती है। इस रसायन की मात्र एक बूंद के प्रयोग से ही पता चल जाता है कि जांचा गया दूध प्राकृतिक है या सिंथेटिक। इको मार्क भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यह प्रतीक उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण हेतु अनुकूल होते हैं। डॉली क्लोन भेड़ सर्वप्रथम एक वैक्स भेड़ की कोशिका की सहायता से डॉली नामक क्लोन भेड़ का विकास 5 जुलाई 1996 ईस्वी
को रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक यान बिलमुट ने किया था। 1963 ईस्वी में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नामक गांव में की गई थी। भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण इस स्थान का चयन इस महत्वपूर्ण प्रयोजन हेतु किया गया था। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड ने 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में किया था। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है। इसी तथ्य का लाभ उठाने हेतु कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन को श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने जन्म लिया। 25 जुलाई 1978 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन में विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन को श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने जन्म लिया। यहाँ होना चाहिए लुइस ब्राउन से श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने जन्म लिया। भारत में 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम प्रखनली शिशु दुर्गा को जन्म दिया, जिसे तब स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 ईस्वी में मुंबई के EM हॉस्पिटल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे प्रखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के साथ घटित विवादों के कारण हर्षा को ही कुछ रिकॉर्ड भारत का प्रथम प्रखनली शिशु मानते हैं। टेस्ट ट्यूब तकनीकी के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड 1925 से 2013, जिन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 ईस्वी में इस तकनीकी का आविष्कार किया था। 1978 ईस्वी में उन्हीं के प्रयासों से ओल्ड हेड जनरल हॉस्पिटल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। उन्हें इसके लिए 2010 ईस्वी में चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोनोसांटो नामक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कृषि जगत में गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु कीट प्रतिरोधक क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। इस हेतु कंपनी ने बेसिलस थूरिजिएनसिस जीवाणुओं को इसके लिए कपास के आंतरित किया। इस उन्नत बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च द्वारा टमाटर, सरसों तथा आलू की कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए हैं। सीडी स्ट्रिप्स इस तकनीकी के द्वारा सरसों के तेल में वाटर येलो के मिलावट की जांच की जाती है। एक छोटे कागज पर इस रसायन की मात्र 1 बूंद डालने पर यदि वह गुलाबी हो जाता है तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। नेवी रेपिन एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भाशय शिशु को एड्स के जानलेवा बीमारी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों ने नेवी रेपिन नामक सस्ती दवा को विकसित किया है। इस दवा का मात्र 2 खुराक से प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकेगा। यह दवा शिशुओं को 18 माह तक की आयु तक दी जाती है। मौसम संबंधित परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भारतीय उद्योग का सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होने वाला क्षेत्र है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किए गए ऐसे बीज हैं जिनके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं, लेकिन उनसे अंकुलक्षण बीजों का उत्पादन नहीं होता है। सॉर्स यह एक घातक बीमारी है जो रहस्यमय न्यूमोनिया नाम से भी चर्चित है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को संक्षेप में सार्स कहा जाता है। सार्स के विषाणु की पैरामिक्सो वायरस के रूप में पहचान की गई है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इस रोग के रोगियों में निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं। सार्स
के रोगियों की लगातार खांसी आते रहने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। PM 2.5 और PM10 ये वायु प्रदूषण से संबंधित मापदंड है। PM 2.5 और PM10 महीन वायु प्रदूषण तत्व यानी अभिकरण होते हैं जो हवा में घुलकर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इनसे फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक, हृदय और सांस संबंधित बीमारियां होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2016 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट एम्बिएंट एयर पोल्यूशन 2016 जारी किया। इसके अनुसार 92% वैश्विक जनसंख्या सर्वाधिक वायु प्रदूषित क्षेत्रों में रही है। प्रत्येक 10 में से 9 व्यक्ति वायु प्रदूषण की चपेट में है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में चीन शीर्ष स्थान पर है, वही दूसरे स्थान पर भारत है। चीन और भारत के बाद 1.40 लाख मौतें के साथ रूस तीसरे स्थान पर है। देश में PM10 के स्तर मामले में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान और 5वें स्थान पर काहिरा 180, ढाका 160, कोलकाता 140 और मुंबई 125 है। नोट: PM 2.5 और PM10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में पाया जाता है। भारत में हुई वायु प्रदूषण से मौतें। हृदय संबंधित रोग 2,49,000 यानी 2.5 लाख लोग हृदय रोग संबंधित से मृत्यु हुई। स्ट्रोक से 1,95,000, सांस संबंधित से 1,50,000 और फेफड़ों संबंधित कैंसर से 26,334 व्यक्ति। दक्षिण पूर्व एशिया में हुई 8 लाख मौतों में से 75% भारत में हुई। 2012 का आंकड़ा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम लोग पहले ही देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद फिर विविध और कंप्यूटर से प्रश्न देखेंगे।